नमस्कार। ब्रह्म विद्या के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले जो 2 एपिसोड हुए हैं, उसमें हम इस रास्ते पे, इस जर्नी पे निकल चुके हैं कि हमारे को अब खुद जानना है, हमें खुद तजुर्बा करना है, एक्सपीरियंस करना है, जो अब तक हम बातें करते आए हैं कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है, ये दुनिया कैसे चलती है। ये सब हमने थियोरी में पढ़ा, समझा, नियमों को समझा। अब हम इसको खुद जानना चाहते हैं, रियलाइज़ करना चाहते हैं, अपनी चेतना के अंदर इसको देखना चाहते हैं। जैसे होता है कि हमें कोई बताए कि अमेरिका नाम की एक जगह है, हम बहुत पढ़ लें, सुन लें, मगर अब जो है जब तक जाएंगे नहीं, हम उसका पूरा जो है अनुभव नहीं कर पाएंगे, सिर्फ सुनी सुनाई बात रह जाती है। तो ये जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, इसके लिए जब साधक तैयार हो जाता है, जब वो जानना चाहता है ब्रह्म विद्या खुद से, और ब्रह्म विद्या की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जब वो अपने को पहचानता है। इसलिए हमने पिछले 2 एपिसोड्स में ऐसे व्यक्ति को साधक कहा, जो साधेगा कि वो ब्रह्म विद्या को अब जाने, खुद एक्सपीरियंस करे। तो पिछले 2 एपिसोड्स में हमने कुछ जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए साधक के अंदर, उसकी बात करी, और इस एपिसोड में भी हम और आगे बात करेंगे कि साधक की और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन क्वालिटीज़ के अभाव में, सही दिशा होने के बावजूद, साधक का पहुंचना करीबन नामुमकिन है। जैसे कि कोई व्यक्ति, दिशा तो सही है, जिस जगह वो जाना चाहता है, जिस जगह पे वो पहुंचना चाहता है, मगर वो वहीं पे खड़ा खड़ा पैर चलाए और आगे ना बढ़ पाए, या जरा सा भी बढ़े तो भी बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो ऐसे जो कंडीशन है, इसमें हम नहीं रहना चाहते। हमें ऐसे बताया जाता है कि हम ध्यान लगाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वो सही है उनके लिए जिन्होंने ये जो अभी तक हमने क्वालिटीज़ की बात करी हैं, इसके बारे में कुछ काम वो पहले कर चुके हैं, जाने अनजाने में। ये तो हम कैटेगराइज कर रहे हैं, इनकी बातें कर रहे हैं ताकि हमारे को क्लियर हो, हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं ये चीज़ें कहीं हमारे आड़े तो नहीं आ रही। तो अब तक जो हमने बात करी श्रद्धा की, अभ्यास की, हमने बात करी स्मृति की, मतलब मेमोरी की, वीर्य की, फिर हमने बात करी कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी, जैसे हमें हिंसा नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें नशीले पदार्थों को नहीं लेना। अब हम उसी कड़ी में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमारे को स्वस्थ रहना है, हमारे शरीर को हमें स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है। कोई बीमारी ऐसी आ जाए जो हमारे को चलने पे, हमारे रास्ते पे रुकावट डाले, तो फिर वो हमारी साधना में, हमारे रास्ते के में वो फिर एक बाधक बन जाती है। कई बीमारियां ऐसी हैं जो छुटमुट हैं, उनके बावजूद भी हम लोग चल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। मगर ये क्वालिफिकेशन जो है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, ये ज़रूरी है। खासकर जब आगे साधक बढ़ता है और जब वो ऐसी परिस्थितियों में पहुंचता है कि जब उसको शरीर से के अंदर कुछ और स्पेशलाइज टाइप की उसको काम करना पड़ेगा, जैसे कि हम कहें कुंडलिनी जागृत करनी है, या कुछ और ऐसे अपने ब्रेन को उसको प्रखर करना है कि कुछ शक्तियों का उसके अंदर से एक्सप्रेशन हो पाए। तो फिज़िकल बॉडी, जो हमारा ये जो भौतिक शरीर है, और हमने बात करी थी कि हमारी डेंस फिज़िकल बॉडी और ईथरिक बॉडी, ये दोनों मिला के यूनिट जो हैं फिज़िकल बॉडी बनाते हैं। तो ये जो हमारी फिज़िकल बॉडी है, इसका हेल्दी रहना ये ज़रूरी है। ये भी एक टाइप की क्वालिफ़िकेशन है।
तो इसलिए हम लोग फिर जो साधक है अब वो ध्यान देगा कि क्या खाना है, कैसे अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करवाना है, कितना सोना है, साफ़ हवा लेनी है, साफ़ पानी लेना है, धूप के अंदर बैठना है, थोड़ी बहुत धूप ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो खुद देखेगा कि उसकी बॉडी के लिए क्या ठीक बैठता है। तो हेल्दी रहना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर आती है बात लेज़ीनेस, हम कहेंगे आलस्य। आलस्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होगा शारीरिक और एक होता है मानसिक। शारीरिक आलस्य तो हमें पता ही है सबको कि हमें कुछ करना है और हमारा मन कर रहा है कि भाई शरीर जो कह रहा है कि नहीं करना। तो जो शरीर की तरफ से जो आलस्य आ रहा है और मन पे असर कर रहा है और कह रहा है कि हमें नहीं जाना। जैसे कि सर्दियों के अंदर व्यक्ति को जब सुबह उठना है तो वो जो बहुत बढ़िया जो आरामदेह गरम जो अपनी पोजीशन होती है उसकी कपड़ों के जो बिस्तर पे, वहाँ से निकलना ठंड के अंदर बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि और देर तक रहें, उस कंफर्ट में रहें। बॉडीली कंफर्ट जो है जब वो हावी हो जाता है और मन पे असर कर देता है और फिर मन भी मान जाता कि हाँ हाँ छोड़ो बाद में देखा जाएगा, तो ये शरीर की तरफ से आलस्य जो है ये मन पे असर करता है। मानसिक आलस्य है कि मन जो है वो थक गया है या मन जो है वो अभी ढीला पड़ गया है, वो अभी जोर नहीं ले सकता, वो एफर्ट नहीं लगा सकता, उसके मन के अंदर ही आता है कि कौन करे, अभी हम नहीं करना चाहते, अभी हम बहुत मानसिक रूप से अब हम थके हुए हैं, हम कहीं और अपना ध्यान रखना चाहते हैं, हम ये नहीं करना चाहते। शरीर तैयार है तो मन फिर शरीर पे असर करता है और फिर जो है आलस्य पैदा होता है। हम पहले की अपने जो एपिसोड्स में बात कर चुके हैं कि हमारे जो निचले 3 शरीर हैं जिनको हम जानते हैं, फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी और मेंटल बॉडी, ये तीनों घोड़ों की तरह जुड़े हुए हैं। जैसे एक रथ के साथ में 3 घोड़े जुड़े होते हैं और तीनों एक दूसरे पे असर डालते हैं। तो एक शरीर के अंदर कोई बहुत तीव्र स्ट्रॉन्ग कोई रिएक्शन होता है या उसके अंदर कोई इम्पल्स आती है तो वो बाकी 2 शरीरों पे भी आगे प्रभावित करती है उनको। तो इस तरीके से मन और शरीर एक दूसरे को असर डालते हैं। तो आलस्य एक ऐसी बाधा है जो व्यक्ति को डिसिप्लिन से हटाएगी और जब साधक डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा, जब वो जो हैबिट्स में बैठा है, जैसे कि उसे कुछ कार्य करना है वो नहीं कर पा रहा, उसे ध्यान में बैठना नहीं बैठ पा रहा, उसे इतना ढीलापन उसके अंदर आ जाएगा कि उसकी जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक थम जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जो आलसी हो उसको फिर कोई गुरु भी जो है चेला नहीं बनाता। हमारे को जैसे हम आगे चलेंगे जर्नी में, हमारे को गाइड्स जो हैं वो लेना ज़रूरी है। जैसे कि हम किसी ऐसी जगह पे जाने की कोशिश करें जहाँ पे हम पहले कभी नहीं गए, तो वहाँ पे कोई गाइड मिल जाए तो आसान हो जाता है काम। तो हमसे जो आगे गए हुए हैं वो जब हमारे को सोचेंगे कि भाई हम इसको कोशिश कर रहा है, इसको हम हेल्प करते हैं, थोड़ी सी इसका रास्ता आसान करते हैं, इसने वो कर्म अर्जित कर लिया है, अब ये वो पात्र बन चुका है कि इसको वो मदद दी जाए, तो वो फिर हमारे को मदद करते हैं। वो अपने आप ही होता है। उसकी बात आगे के एपिसोड्स में होगी। अभी फ़िलहाल हम ये समझ लें कि जब हम अपनी तरफ से पूरा एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं, हम बाधाओं को पहचानना नहीं चाहते हैं और आगे उन पे काम नहीं करना चाहते हैं, तो कोई भी और दूसरा व्यक्ति जो आगे निकल चुका है हमारी मदद करने नहीं आएगा और हम पीछे रह जाएंगे। तो अच्छा स्वास्थ्य और आलस्य ना होना, ये 2 और ऐसी चीज़ें हैं जो साधक को ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
इसके अलावा साधक को और क्या सोचना है? साधक को ये देखना है कि उसके अंदर जब कोई अनुभूति बने तो उसको वो ऐसा ना सोचे कि पता नहीं क्या चमत्कार हो गया है। मान लीजिए वो सोचे कि आज मेरे को इस फलाना व्यक्ति से बात करनी है और वो फलाना व्यक्ति का फ़ोन आ जाए या वो मिल जाए, या साधक को लगे कि भाई मेरे को आज ये काम करना है, काश मैं थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो ये काम आसानी से हो जाता, और वो वैसे ही हो जाए। या वो ध्यान में बैठा है, कुछ चीज़ें उसको अनुभव होनी चालू हो जाएं, तो साधक को ध्यान में अपने आप को रखना है कि बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा ये सोचे कि मैं कहीं पहुंच गया हूँ, मैं अब सिद्ध हो गया हूँ, मैं तो बहुत ऊंचे लेवल पे आ गया हूँ। इन चीज़ों से बचना है। ये बचकाना चीज़ें हैं, इनको नज़रअंदाज करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये छोटे छोटे कंकड़ जो हैं इनको नहीं लेना है। हमारा लक्ष्य तो वो जो सोना है, जो डायमंड की जो खान है, जो माइन है, जहाँ अंतहीन सोना, अंतहीन डायमंड्स हैं, ये सब समझाने के लिए बात हो रही है। वहाँ तक पहुँचना है हमें, तो असीम परम आनंद की प्राप्ति के लिए हम पहुँच रहे हैं। मैं अपने आप को जानने के लिए जा रहा हूँ, और दोनों एक ही बात है, ये हम सब बात कर चुके हैं पहले। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे हमारे को रुकना नहीं है, इनको देखना है, और अगर ये रुकावट नहीं बन रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये रुकावट बन जाएंगे, हमारा ध्यान वहाँ पे आ जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से बचना है। कोई भी अनुभूति हो जो हमें लगे कि हमारे रास्ते में एक नई चीज़ आ गई है, हमारे को लगे कि हम आगे एडवांस कर चुके हैं, तो उसको नज़रअंदाज करना है। कोई ऐसी अनुभूति हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो हम जिस पे चल रहे हैं रास्ते पे, उस पे हमारे को वार्निंग सिग्नल दे रहा हो, जैसे कि सिर में दर्द होना चालू हो जाए, शरीर में अकड़न होनी चालू हो जाए, हमारी मेमोरी खराब होनी चालू हो जाए, हम एब्सेंट माइंडेड बनना चालू हो जाएं, तो हमारा कुछ ना कुछ हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। ये होगी वार्निंग साइंस। तो इन पे ज़रूर ध्यान देना है और देखना कि ये क्यों आ रहे हैं। इसके बाद में साधक को ध्यान रखना है एक्यूरेसी का। हम जो कुछ भी सोचें और जो कुछ भी बोलें और जो कुछ भी करें, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्रिसाइजनेस होनी चाहिए। ढीला ढाला, अप्रॉक्सीमेशन, तकरीबन, ये वाला मामला अब हमारे पास नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे हैं किसी और को, किसी सिचुएशन के बारे में, तो हम उसको ठीक से विवरण दें, पूरा जैसे वैसे था। ऐसा ना बोलें 4 लोग जो हैं बात कर रहे थे, हम उनके बारे में बता रहे हैं, हम कहेंगे बहुत सारे लोग थे, शायद 8, 10, 15 लोग थे। या हम किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना के किसी को बताएं, तो ये जो इनएक्यूरेसी है, ये स्पीच में भी आती है और थिंकिंग में भी आती है, ये हैबिचुअल बन जाती है, या अगर पहले से ही हैबिट है तो हमें इसको करेक्शन करना है। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं यहाँ पे पूरा साइंटिफिक मेथड है, यहाँ पे हर एक चीज़ नाप तोल से हो रही है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसको भी नापा तोला जा रहा है, और उसी के हिसाब से हमें उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और हम आगे चलेंगे, और अगर हम ढीले ढाले हैं और हमको समझ नहीं है, तो हम लोग फिर आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है साधक के लिए। तो अभी तक हमने जो बात करी है वो है कि साधक को हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, उसको कोशिश करना है कि वो अपनी जो आलस्य है इससे दूर रहे, शारीरिक भी और मानसिक भी।
उसको एक्यूरेट रहना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो एक्सपीरियंसेस साधक को आते हैं, जिसकी अभी हमने बात करी, जिसमें प्लस और माइनस वाले दोनों आएंगे, उनसे उसको कंपैरिजन किसी और से नहीं करना। क्योंकि हम लोगों की आदत हो सकती है कि हमारे को कोई अनुभूति हो और हम कोशिश करें कि किसी और के पास में भी ऐसी अनुभूति हुई है तो हम उससे मैचिंग करें। तो ये भी हमारे को, ये अनुभूति वाली बातों में ये भी एक पॉइंट है जो हमें बचना है। अब हम आते हैं कि साधक अपने आप को जहाँ पाता है उसको एक्सेप्ट करना है। अभी हम कह सकते हैं कि हम प्योरिफिकेशन की बात कर रहे थे, मगर कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने आप को जिस जगह पे खड़े हैं उसको देख नहीं पाते। आफ्टर ऑल हमें चलना तो जहाँ पे हम खड़े वहाँ से ही आगे है। तो अपने को पहचानना, ये जानना कि मैं आज की डेट पे क्या हूँ, कैसा हूँ, ये पहचानना ज़रूरी है। मैं इसको अब इसलिए इस तरीके से बता रहा हूँ। वैसे मान के चलता हूँ कि हम लोग को ये समझ में आ चुका होगा, मगर फिर भी कई बारी ये चीज़ को हाईलाइट ना करा जाए तो कई जो हमारे दोस्त हैं हो सकता है वो इस पॉइंट को मिस कर जाएं। इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। अगर मेरा नेचर आज की डेट में मैं नहीं समझता हूँ तो मैं अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने नेचर को एक्यूरेटली नहीं समझता हूँ तो मैं अपने ही इम्प्रूवमेंट्स को, अपनी ही जर्नी को माप नहीं पाऊंगा। अगर मेरे नेचर में छोटी सी बात को बड़ा बता देना नॉर्मल है, और ये अभी हमने बात करी कि ये ठीक नहीं है, मगर अगर ये बात को मैं पहचानता ही नहीं हूँ, अवेयर ही नहीं हूँ, सजग ही नहीं हूँ, तो मैं ठीक कैसे करूँगा? फिर दूसरी बात ये आती है कि जो मैं नहीं हूँ उसको पहचानने के लिए जो दुनिया है इसका मैं फ़ायदा लूँ। जो मेरे एक्सपीरियंसेस होते हैं दुनिया में, इनसे मैं पहचानूँ अपने आप को, वो यूज़ करूँ। इसलिए कहा गया है कि दुनिया जो है वो एक टाइप का मिरर, आईना का काम करती है साधक के लिए। जब हम दुनिया में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, काम पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, घर के अंदर होते हैं, हमारे जो रिएक्शंस और हमारे बारे में जो लोगों के रिएक्शंस जो आते हैं, उससे हमारे को अपनी सेल्फ नॉलेज गेन करने में, जिसको पतंजलि ने स्वाध्याय कहा है, उसमें मदद मिलती है। जब मैं, मेरी नॉर्मल स्पीच अगर कड़वी है, मेरे लिए तो नॉर्मल है, मुझे तो शायद अंदर से कड़वाहट भी ना हो किसी के लिए, मगर मेरी आवाज़ में ही, मेरे बर्ताव में ही, मेरे बोलने के ढंग में ही कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, मेरे सोच में भी नेगेटिविटी है। मेरे को जब मैं किसी को कुछ बताता हूँ तो उसको भी लगता है कि ये तो नेगेटिव ही बात हो रही है ज़्यादातर टाइम पे। तो ये चीज़ को पहचानना ये बहुत ज़रूरी है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। फिर कई लोग ऐसे सोचते हैं कि काश मैं यहाँ ना होता। जब वो देख लेते हैं, काश मैं वहाँ होता तो मैं बहुत जल्दी से प्रोग्रेस करता, काश मैं फलाने के घर में होता, काश मैं दूसरे जेंडर में होता। मान लो मैं एक फीमेल जेंडर में हूँ तो मैं मेल होता, पुरुष होता। काश मैं अगर मेल हूँ और मुझे बहुत सारा दुनिया में काम करना पड़ रहा है, मैं सोचूं कि मैं अगर फीमेल होता, घर में बैठता, तो मुझे बहुत टाइम मिलता। जो भी है, जो भी हमारी सोच है कि काश मैं ये होता है, काश मैं ये होता है, मेरी कंडीशन चेंज होती तो मैं बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता।
हो सकता है सच हो, मगर ये है तो नहीं ना सत्य। सत्य तो ये है कि हम जहाँ हैं वो ही हम वहाँ हैं। तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है कि हम ये सोचते रहें कि काश अगर ऐसा होता तो हम कितना अच्छा कर लेते, कितना आगे हम बढ़ जाते। काश मैं उसकी जगह पे होता तो देखो मैं कैसे आगे बढ़ता। काश मैं तब पैदा होता जब फलाना महापुरुष आए थे और मैं उनके साथ होता तो मेरी जर्नी कितनी आसान हो जाती। अब ये सब तो है नहीं ना। अभी तो मेरे हाथ में मिट्टी है, अब मैं मिट्टी से जूस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, वो तो होने नहीं वाला। काश मेरे पास में संतरे होते, नींबू होता तो मैं जूस निकाल लेता, पर वो तो है नहीं ना। अभी तो मेरे पास में मिट्टी है, तो मिट्टी का तो मैं जूस नहीं निकालूंगा ना, टाइम बर्बाद है। तो पहचानो कि हम कहाँ हैं और एक्सेप्ट करो, इसको मैं मान जाऊं कि ये मैं हूं। आज की डेट में जब हमारी कोई फ़ोटो खींची जाती है तो जो पिक्चर आती है वो उस दिन की सच्चाई होती है। तो वो उस दिन की जो सच्चाई है, कम से कम हम उसको इतना तो देख सकते हैं कि हाँ ये सच है, और उसको माने, भागे नहीं उससे। क्योंकि जब हम सच्चाई को पहचानेंगे, मानेंगे, देखेंगे ऑब्जेक्टिवली, जैसे कोई तीसरा आदमी देख रहा हो, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आज की जो सच्चाई है, जब मैं इस जर्नी पे चलना चाह रहा हूँ, तो जो मेरे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसको मैंने हटाना है इस रास्ते पे चलने के लिए, वैसे चाहे वो इम्प्योरिटीज़ ना माने दुनिया, झूठ बोलना कोई छोटी छोटी चीज़ों में कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म तो है नहीं, मगर हमारे रास्ते के लिए ठीक नहीं। तो हमारे रास्ते में जो हमने अभी तक बात करी इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमें नहीं करनी है, वो चीज़ों पे ध्यान जब हम देंगे कि आज की डेट पे हम क्या हैं और क्या हमारे को हटाना है, ये ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना कि मैं क्या हूँ आज की डेट में, ये ज़रूरी है साधक के लिए। उसको अवॉइड नहीं करना, उससे एस्केप नहीं करना और फैंटेसाइज नहीं करना कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। ये सब चीज़ों से बचना है। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपको मैं ये एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक कहानी बताता हूँ गोपी कृष्ण की। गोपी कृष्ण जो हैं कश्मीर के अंदर एक साधक रहे और कुंडलिनी पे उनका काफ़ी काम रहा है। कई किताबें उनकी हैं, आप विकिपीडिया पे भी जाके देख सकते हैं, किताबें भी हैं उनकी बहुत, जो कि बिकती हैं आज की डेट में, प्रिंट में भी हैं। उन्होंने साधना करनी चालू करी, ध्यान लगाने चालू करा अपने सहस्रार चक्र पे, और वो इसलिए करा क्योंकि उनका मन उनके काबू में नहीं था, और उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था, मगर उसमें वो अच्छा नंबर नहीं लेके आ पाए, उस वजह से उनको अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो उन्होंने ठान ली कि मैं अपने मन को कंट्रोल में करूँगा, और कहीं से भी उन्होंने ये साधना उनको समझ में आई कि ऐसे मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ अपने चक्र के ऊपर। अब वो डेली जो है बिल्कुल बैठ के ध्यान लगाना चालू कर दिया उन्होंने। थोड़े टाइम में उनको जो है सक्सेस मिलनी चालू हुई, मगर साथ ही साथ एक और चीज़ हुई, भयानक दर्द उनके शरीर में होना चालू हो गया, और खाना पीना और उनकी सुध बुध अब खोने लगी। जैसे कोई मछली को बाहर निकाल दो पानी से, वो चटपटाती है, उनकी हालत वैसी हो गई, और उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। फिर जो भी ईश्वरी प्रेरणा हुई या जो भी हुआ, असल में हुआ क्या था, उनकी कुंडलिनी जो है वो एक साइड से एक उनकी नाड़ी जागृत हो गई थी, और राइट साइड कुंडलिनी के बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते, मगर कहें कि एक चीज़ उनकी एक्टिवेट हो गई थी, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दूसरी एक और नाड़ी को उन्होंने एक्टिवेट फिर करा। जब थोड़ी और समझ आई, पकड़ में आई बात कि क्या हो सकता है, तब जाके वो फिर नॉर्मलाइज हुए। हम जब प्रिपेयर करके चीज़ों को चलते हैं, तो हम आने वाली जो तकलीफ़ें हो सकती हैं, जो रुकावटें बन सकती हैं,
उनको हम पहले से ही उनके बारे में तैयारी हमारी होती है। ऐसे करना समझदारी है और ऐसे चलने में सक्सेस जल्दी मिलती है। तो आशा करता हूँ कि ये जो बातें अभी तक बताई गई हैं पिछले 2-3 एपिसोड्स में, आप सब इनको लिखें, इन पे थोड़ा-सा चिंतन करें, अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें और इसके अब जो आने वाला नेक्स्ट एपिसोड होगा, उसके अंदर हम इन सारी क्वालिटीज़ को कंप्लीशन पे ले आएँगे और उसके बाद आने वाले एपिसोड्स में कि साधक की जर्नी कैसे हो, कैसे स्टार्ट करें और क्या करना है, उस पे हम आएँगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।